आज हमारे स्कूल के अंदर एसबीवी नंबर 1 उर्दू मीडियम जामा मस्जिद यूथ पार्लियामेंट का प्रेजेंटेशन है। बच्चों ने और टीचर्स ने बहुत मेहनत की है, बहुत तैयारी की है। उम्मीद है कि आज बहुत अच्छे से हमारा प्रोग्राम होगा। थैंक यू। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसदगण, युवा संसद के इस शीतकालीन सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सदन के नए सदस्य शपथ ग्रहण कराएंगे। महासचिव जी। श्री तनवीरुल हसन जैदी, जो उत्तर प्रदेश के फूलपुर संसदीय क्षेत्र से सदस्य निर्वाचित हुए हैं, इस समय शपथ ग्रहण करेंगे। श्री तनवीरुल हसन जैदी। डॉक्टर शैलजा रावत, जो तेलंगाना के बैदापल्ली संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव में सदस्य निर्वाचित हुई हैं, अब माननीय सांसदी शपथ ग्रहण करेंगी। महोदय, मैं शपथ ग्रहण करूंगा। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करना पसंद करेंगी? महोदय, मैं अंग्रेजी में शपथ ग्रहण करना चाहूंगा। I, Shailja Rawat, have been elected as a member of lower house of the Youth Parliament. Do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. That I will uphold the sovereignty and integrity of my country, and that I will faithfully discharge the duties upon which I am about to enter. Members, it is with sadness that I have to inform you that Sheikh Al Nahyan, President of United Arab Emirates, has passed away recently. He was the President of UAE from 2004 to 2022. He has played an important role in making United Arab Emirates an economic power. He was not only a great politician but also a great administrator. Under his leadership, India-UAE relations have gained new dimensions. I express my condolences on the death of Sheikh Al Nahyan and pray to God to grant strength to the bereaved family. मैं संयुक्त अरब के राष्ट्रपति शेख खलीफा अल नहयान की मृत्यु पर स्तब्ध हूँ एवं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। अल नहयान यूएई के पहले राष्ट्राध्यक्ष जिन्होंने यूएई के आधुनिकीकरण से लेकर उसे गिरते अर्थव्यवस्था वाली आर्थिक ताकत बनाने की दूरदर्शी निर्णय। उससे सीखना चाहिए कि विदेश नीति में संतुलन कैसे स्थापित किया जाता है। अल नहयान के राष्ट्राध्यक्ष रहते हुए भारत यूएई की रणनीतिक साझेदारी भी मजबूत हुई है। सन 1972 में शुरू हुए भारत यूएई संबंधों को अल नहयान के कार्यकाल में नई ऊंचाइयां प्राप्त हुई। आज यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2015 में यूएई की अपनी यात्रा के दौरान मैं खलीफा अल नहयान से मिला। उनके व्यक्तित्व ने मुझ पर एक अमिट छाप छोड़ी है। एक बार फिर से मैं खलीफा अल नहयान की मृत्यु पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें प्राप्त हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के नेता प्रतिपक्ष के रूप में आप और सदन के नेता द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि में स्वयं को भी संयोजित करता हूँ। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा अल नहयान वास्तव में एक विकास पुरुष थे, जिन्होंने न केवल यूएई को आर्थिक महाशक्ति बनाने में अपनी उन्नतशील मेहनत का परिचय दिया, बल्कि उन्होंने यूएई को आधुनिक बनाने में भी अपनी भूमिका निभाई। उनकी नीतियों में भावुकता की जगह वैचारिकता के दर्शन होते हैं। खलीफा अल नहयान ने अपनी विदेश नीति में सदैव पूर्व और पश्चिम के बीच संतुलन बनाए रखा।
उन्होंने अपनी विदेश नीति में भारत को सदैव एक अहम साझेदार के रूप में देखा है। आज अनेक भारतीय लोग और भारतीय कंपनियां यूएई में काम कर रही हैं, जो कि खलीफा अल नहयान के दौर में विकसित हुए रिश्तों का परिणाम है। वास्तव में खलीफा अल नहयान यूएई के नए संबंधों के कुशल वास्तुकार हैं। उनका जाना यूएई के नेतृत्व की अपूर्ण क्षति है। शोक प्रकट करने हेतु कुछ क्षणों के लिए मौन धारण करेंगे। शोक संतप्त परिवार को शोक संदेश भेजेंगे। जी श्रीमान जी। प्रश्न संख्या 405 श्री गुलफाम डार जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूं कि वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंतर्गत आने वाले कितने विद्यालयों में पठन पाठन कार्य चल रहा है। पिछले 5 वर्षों में सरकार ने कितने नए विद्यालय खोले हैं, और साथ ही शिक्षा मंत्री ये भी बताने का कष्ट करें कि अब इन स्कूलों में कितने शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पद खाली हैं। शिक्षा मंत्री के कृष्णा रेड्डी जी, प्लीज। Honorable Speaker sir, I would like to clarify that at present 1,249 Kendriya Vidyalaya are functioning in the country. During the last 5 years, at current year, 113 new Kendriya Vidyalayas have been established in the country. As of 1st November 2022, 12,723 teaching posts and 1,422 non-teaching posts were lying vacant in Kendriya Vidyalaya across country. Vacancies arise due to transfer, retirement, etc. From time to time, filling up of vacancies is a continuous process, and efforts are made to fill up the vacancies as per the provisions of relevant recruitment rules. Teachers are also engaged on a contractual basis for a temporary duration by Kendriya Vidyalaya Sangathan to ensure that teaching learning process is not hampered. Thank you. मैं आपके माध्यम से फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार इस बात से अवगत है कि पिछले कई सालों से देश में खाने पीने की वस्तुओं की कीमतें बेतहाशा बढ़ रही हैं। कृपया सरकार से तुमको ये बताए कि ये महंगाई क्यों बढ़ रही है। सरकार महंगाई रोकने के लिए क्या क्या उपाय कर रही है। सरकार ये भी बताए कि इस गदरघोटू महंगाई से जनता को कब तक राहत मिलेगी। धन्यवाद। कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर, प्लीज। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत करना चाहता हूँ कि खाद्य वस्तुओं की बड़ी कीमतों से सरकार अवगत है, लेकिन नेताजी को पिछले वर्षों से लोगों की बढ़ी हुई परचेजिंग पावर की जानकारी नहीं है। महोदय, हमने लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए हैं। जितनी महंगाई बढ़ी है, उससे अधिक लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ी है। इसीलिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि देश कई वर्षों से महंगाई की मार झेल रहा है। हाँ, इधर कुछ वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हैं, जिसका कारण है पिछले सीजन की बारिश और उत्तर भारत की शीतलहर। पिछले साल बारिश के कारण जरूरी खाद्य वस्तुओं की पैदावार कम हुई है, जिससे स्थानीय बाजार में कीमतों में वृद्धि हुई है। वर्तमान में शीतलहर के प्रकोप के कारण सब्जियों की फसल प्रभावित हुई है और उसके परिवहन में मुश्किलें आ रही हैं, जिसके कारण भी स्थानीय बाजारों में कीमतें बढ़ी हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे ये कहने में हिचक नहीं है कि इसके बावजूद जमाखोरों ने आवश्यक वस्तुओं को जमा करके महंगाई बढ़ाने का काम किया है। अरे तो इसे रोकेगा कौन? अरे पूरा सुनने की आदत डालो। साइलेंस प्लीज। धन्यवाद महोदय। महोदय, शीतलहर के कारण जिन खाद्य वस्तुओं को बाजार तक ले जाने में दिक्कत आ रही है, उसके लिए राज्य सरकारों से बात करके हमने अतिरिक्त परिवहन की व्यवस्था की है। महोदय, हमने राज्य सरकारों के सहयोग से अवैध भंडारण करने वालों पे छापेमारी तेज कर दी है। अध्यक्ष जी, मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि हम अगले 1-2 महीने में महंगाई पर काबू पा लेंगे।
माननीय सदस्यगण, कोई पूरक प्रश्न? 407 किरण जुनेजा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के अंदर नारी सुरक्षा का प्रश्न आधी आबादी की सुरक्षा का प्रश्न है, किंतु अध्यक्ष जी मुझे बड़ी पीड़ा होती है जब मैं सुबह के अखबार में किसी महिला के साथ छेड़छाड़, बलात्कार, घरेलू हिंसा की खबरें पढ़ती हूँ। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि वे महिलाओं के साथ हुए अपराधों के आंकड़े सदन के सामने पेश करें। सरकार ने अब तक इन समस्या से निपटने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं, आगे और कौन कौन से कदम उठाएगी? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। महोदय, जब मेरी बहन महिलाओं पे हुए अत्याचारों के बारे में कह रही थी तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वे कहना चाहती हो कि नारियां हम पुरुषों की कुछ लगती ही नहीं है। पर महोदय, वो हमारे लिए माँ है, बहन है, बेटी है और पत्नी है। महोदय, नारी और पुरुष दो अलग अलग पार्टियां नहीं है, बल्कि वे दोनों तो दिए और बाती की तरह हैं। तकरीर ना कीजिए मंत्री जी, टैक्स पर बात कीजिए। शांत, सुनने की क्षमता रखो। सदन की गरिमा बनाए रखें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। महोदय, अब मैं फैक्ट पर ही आ रहा हूँ। महोदय, विगत वर्ष एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में महिलाओं के खिलाफ कुल 4,28,278 अपराध दर्ज किए गए, जो कि वर्ष 2020 के मुकाबले 13.2% की वृद्धि हुई है। महोदय, इसी वर्ष कुल बलात्कार के मामले 31,677 मामले सामने आए हैं, या औसतन हर दिन 87 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। महोदय, इसी वर्ष 18 वर्ष से अधिक 3,75,058 महिलाएं एवं 18 वर्ष से कम 90,113 महिलाओं का लापता होना दर्ज किया गया है। महोदय, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमारे देश में कानूनी स्तर पर कई प्रावधान किए गए हैं, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत बलात्कार को अत्यंत जघन्य अपराध मानते हुए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया था, जिसे हमारी सरकार ने संशोधित करके और भी कड़ा बना दिया है। महोदय, हमारे देश में कानून की कमी नहीं है, कमी है तो उसे सख्ती से लागू करने की इच्छा शक्ति की, जो महोदय हमारी सरकार ने पिछले 3 वर्षों में कानूनों को मजबूत बनाने और सख्ती से लागू करने का काम किया है। महोदय, इसीलिए हमारी सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। महोदय, हम न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों को निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों पर भी विचार कर रहे हैं। इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने निजी संस्थाओं को मजबूत किया है। महोदय, अक्सर ये देखा जाता है कि पीड़ित महिला सामान्य थाने में जाने से घबराती है। इसके लिए हमने महिला पुलिस थानों की संख्या के साथ साथ महिला पुलिस की अधिकारियों की संख्या को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। महोदय, इसके लिए हमने हर पुलिस थाने में एक फोरेंसिक लैब एवं एक महिला हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई है। महोदय, किसी सार्वजनिक स्थान पे महिला से छेड़खानी की रोकथाम के लिए सीसीटीवी और पैनिक बटन जैसी व्यवस्थाएं की गई है। धन्यवाद। जी अध्यक्ष जी, मंत्री जी कृपया सदन को ये बताएं कि महिला अपराध से जुड़े कितने मामले न्यायालय में लंबित हैं। विगत वर्ष तक देश भर में कितनी फास्ट ट्रैक अदालतें कार्य कर रही हैं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। महोदय, 2014 के बाद से 15 दिसंबर 2022 तक देश भर में महिलाओं द्वारा दायर 36 लाख से अधिक मामले लंबित हैं।
सबसे अधिक मामलों वाले 3 राज्य हैं। पहला उत्तर प्रदेश, जहां पर 7,80,578 मामले लंबित हैं, और दूसरा महाराष्ट्र, जहां पे 3,83,463 मामले लंबित हैं, और तीसरा बिहार, जहां पे 3,77,885 मामले लंबित हैं। महोदय, 31 अक्टूबर 2022 तक महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध हुए अपराधों के लिए देश भर में 838 फास्ट ट्रैक अदालतें कार्यरत थी। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 408 देवेंद्र पराशर जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। महोदय, क्या हमारे पर्यावरण मंत्री ये बताने का कष्ट करेंगे क्या सरकार के विगत वर्षों में देश के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहे मरुस्थलीकरण और घटती कृषि योग्य भूमि की जानकारी है? यदि है तो माननीय मंत्री जी सदन को अवगत कराएंगे देश के किन हिस्सों में मरुस्थलीकरण बढ़ा है और उससे कितना प्रतिशत कृषि योग्य भूमि प्रभावित हुई है? सरकार उर्वर भूमि को मरुस्थलीकरण से बचाने के लिए कौन कौन से उपाय कर रही है? धन्यवाद अध्यक्ष जी। श्रीमान, सरकार अवगत है कि हमारे कई राज्यों के कुछ दिनों में मरुस्थलीकरण तेजी से हुआ है। सरकार को इस समस्या की गंभीरता का भी पूरा ज्ञान है। ये एक ऐसी भौगोलिक प्रक्रिया है जिसमें उपजाऊ क्षेत्रों में भी मरुस्थलीकरण जैसी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। महोदय, हरियाणा के 2, मध्य प्रदेश और गोवा के 4, कर्नाटक का 1, केरल के 2, जम्मू कश्मीर के 2 एवं हिमाचल प्रदेश के 5 जिले लगातार मरुस्थलीकरण की भयंकर चपेट में है। भारत में आज भूस्खलन का दायरा 96.40 मिलियन हेक्टेयर है, जो हमारे देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 29.30% है। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2003 से 5 और 2011 से 13 के बीच 18.7 लाख हेक्टेयर भूमि पर मरुस्थलीकरण हुआ है। महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि मरुस्थलीकरण की रोकथाम हेतु वैश्विक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार भी इस पर पीछे नहीं है। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभियान UNCCD के मानकों और निर्देशों के अनुसार सरकार इसके रोकथाम के लिए कार्य कर रही है। प्रश्न संख्या 409 सुश्री डिकी लेप्चा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि विगत वर्ष से अब तक भारत पाकिस्तान सीमा पर हुई गोलीबारी में कितने भारतीय नागरिक और जवान शहीद हुए? सरकार ने मारे गए नागरिकों के परिजनों को कितना मुआवजा दिया? इस प्रकार की गोलीबारी रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए? रक्षा मंत्री जी। धन्यवाद महोदय, मुझे सदन को बड़े दुख के साथ अवगत कराना पड़ रहा है कि पिछले वर्ष से लेकर अब तक भारत और पाकिस्तान की सीमा पर हुई गोलीबारी में 12 सुरक्षा कर्मियों और 5 नागरिकों की मृत्यु हुई है। महोदय, इस तरह की घटनाओं में शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से 15 लाख रुपए एक मुफ्त मुआवजे का प्रावधान है तथा सेना सामूहिक बीमा कार्यक्रम के तहत अफसरों के लिए 50 लाख और सैन्य कर्मियों के लिए 25 लाख रुपए की बीमा राशि का भी प्रावधान है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि इस तरह की गोलीबारी में मारे गए आम नागरिकों के लिए 2 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाता है। महोदय, इस तरह की गोलीबारी को रोकने के लिए हमारे सुरक्षा बलों द्वारा पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए तंत्र विकसित किया गया है। हमारे सुरक्षा अधिकारियों द्वारा समय समय पर पाकिस्तान के साथ हॉटलाइन बैठकें की जाती हैं। आप हॉटलाइन बैठक करते रहिएगा और भी कुछ कीजिएगा। पूरा सुना, पूरा सुनने की आदत डालो।
सदन की मर्यादा बनाए रखें। शुक्रिया महोदय। महोदय, गंभीर मसले होने पर दोनों देशों के महानिदेशकों के बीच वीकली मीटिंग्स भी होती हैं। यस सर, गोलीबारी में शहीद सुरक्षाकर्मी और नागरिकों को दी जाने वाली अनुकंपा राशि में फर्क है। अधिकारी और साधारण जवानों को दी जाने वाली राशि में भी फर्क है। कृपया रक्षा मंत्री बताएं कि सरकार इस फर्क को कम करेगी। यदि हाँ, तो सरकार इसके लिए क्या क्या कदम उठा रही है? कृपया अवगत कराएं। महोदय, हमारी सरकार इस फर्क से अवगत है और हम इसके लिए एक समिति का गठन करेंगे जो गोलीबारी जैसी आपात स्थिति में मारे गए आम नागरिकों के मुआवजे पर सरकार को सिफारिश पेश करेगी। अब प्रश्नकाल समाप्त हुआ। महासचिव युवा संसद की राज्यसभा से प्राप्त संदेश को पढ़ेंगे। श्रीमान, मुझे युवा संसद की राज्यसभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है। युवा संसद की राज्यसभा के प्राक्रिय तथा कार्य संचालक विभाग के अनुसार मुझे रेलवे सुविधाएं सुधार विधेयक 2023 की एक प्रति सभा पटल पर रखने का निर्देश हुआ है, जो नवंबर 2023 को हुई बैठक में पारित किया गया था। राज्यसभा द्वारा पारित किए गए विधेयक की प्रति सभा पटल पर रखेंगे। महोदय, मैं राज्यसभा द्वारा पारित किए गए रेलवे यात्री सुविधाएं सुधार विधेयक 2023 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। नाउ इट्स टाइम फॉर 0 आवर। माननीय सदस्यगण, आज प्रातः कुछ सदस्यों ने प्रश्न पूछने की मांग की थी, तो अब श्री विपुल सांगवान जी अपना प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, कुछ समय पहले बॉलीवुड के लोकप्रिय एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई स्थित अपने घर में आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या का कारण तो स्पष्ट नहीं था, परंतु उन परिस्थितियों की खोज की जा रही है जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को विवश कर आत्महत्या करने को उकसुक किया। यह समय कोरोना एपिडेमिक का भी था, जब पूरी दुनिया हो रहे थे। ऐसे में मानसिक लाजमी हो जाता है। इसके विषीभूत होकर इंसान आत्महत्या करने की सोचने लगता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति क्या हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर प्लीज। वर्तमान में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या एक वैश्विक समस्या है जिससे भारत भी अछूता नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 7.5% आबादी किसी न किसी मानसिक समस्या से जूझ रही है। विश्व में मानसिक समस्या से जूझ रहे लोगों में भारत का करीब 15% हिस्सा शामिल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तकरीबन 1.5 मिलियन लोगों में बौद्धिक अक्षमता और तकरीबन 7,22,826 लोगों में मनोवैज्ञानिक विकलांगता मौजूद है। महोदय, सरकार की ओर से मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन हेतु राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम द्वारा सबके लिए न्यूनतम देखभाल की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने एवं रोगियों को मानवीय गरिमा से जीवन जीने के लिए अधिकारों को सुनिश्चित उद्देश्य से 2017 मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 पास किया गया है। यह अधिनियम प्रत्येक नागरिक मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने का अधिकार देते हैं। साथ ही इस अधिनियम में नीची रेखा से जीवन यापन कर रहे लोगों में मुफ्त इलाज का भी प्रावधान किया गया है। यह अधिनियम हम सुनिश्चित करते हैं कि मानसिक रूप में बीमार व्यक्ति की ना तो गोपनीयता भंग की जाएगी और ना ही उससे संबंधित सार्वजनिक की जाएगी। मेंबर मिस्टर राजीव सचार।
महोदय, बोलने की आजादी लोकतंत्र का एक अहम पहलू है। इसी आजादी के चलते आज हम सोशल मीडिया का उपयोग करके अपनी बात सत्ताधारियों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन आज सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें फैलाकर लोगों को मार देने की घटनाएं आम हो गई हैं। कर्नाटक में बच्चा चोरी के शक में एक इंजीनियर की हत्या का मामला सामने आया था। असम में घूमने निकले 2 युवकों को बच्चा चोर समझ के मार दिया गया। हम रोजाना ऐसी घटनाएं देखते हैं जिसमें कोई निर्दोष मारा जाता है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अब तक क्या किया या उनके पास इसकी रोकथाम हेतु कार्यप्रणाली क्या है। महोदय, ये बड़े दुख की बात है कि जिस सोशल मीडिया का उपयोग लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए होना चाहिए, आज कुछ स्वार्थी तत्व उसका उपयोग लोकतंत्र का विनाश करने के लिए कर रहे हैं। किंतु महोदय, हमारी सरकार इस समस्या से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले ही वर्ष हमें कई सोशल मीडिया साइटों पर से 2245 आपत्तिजनक सामग्री की शिकायतें मिली थी। इसकी जांच के बाद हमने 1662 सामग्रियां हटाई भी। महोदय, इस समस्या से निपटने के लिए हमारे देश में कई कानून मौजूद हैं जिन्हें और भी कड़ाई से लागू किया जाएगा। महोदय, हमने सूचना तकनीक कानून की धारा 79 में संशोधन का मसौदा तैयार किया है, जिसके माध्यम से अब सोशल मीडिया कंपनियां भी जवाबदेही से भाग नहीं सकेंगी। इसके अतिरिक्त गृह मंत्रालय के राज्य पुलिस बलों और खुफिया ब्यूरो को भी इस यूनिट पर बनाने का भी निर्देश दिया है। धन्यवाद अध्यक्ष। ऑनरेबल मेंबर मिस्टर विदु मित्रा। सर, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत में सड़क दुर्घटना 2022 शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्टों के मुताबिक 2022 में 4,61,312 सड़क दुर्घटना हुई, जिनमें 1 लाख की जान गंवाई है। महोदय, विगत वर्षों की तुलना में दुर्घटना के नजरिए से 11.9% परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री से पूछना चाहता हूं कि कब तक वो इन आंकड़ों का गणित ही करते रहेंगे। क्या उनके पास इसको रोकने की कोई स्पष्ट नीति है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी, कृपया। महोदय, लग रहा है मेरे माननीय साथी होमवर्क करके नहीं आए। अगर ये कोई साधारण सा अखबार भी पढ़ रहे होते तो सड़क दुर्घटना पर किए गए उपायों ऐसे बेखबर न होते। महोदय, सड़क दुर्घटना से बचने हेतु मंत्रालय द्वारा कई तरह के प्रचार अभियान चलाए जाते हैं। महोदय, सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ही सड़कों को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उनमें दुर्घटनाएं कम से कम हो। महोदय, आज सड़क निर्माण के सभी चरणों में सड़क सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य किया गया है, पारित किया गया है, जिसमें दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को सहायक राशि प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इसके बावजूद सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि को लेकर सरकार चिंतित है और भविष्य में आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। अच्छा, विशेष अधिकार उल्लंघन, सुश्री शफाली वर्मा जी, प्लीज। महोदय, मैं संसदीय विशेष अधिकार के उल्लंघन से संबंधित एक अहम मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। क्या आपने पहले इस पर नोटिस दिया था? जी महोदय, मैंने आज सुबह 10 बजे ही इसकी सूचना दे दी है, जिसका संबंध संसद की स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित कर सुधार अधिनियम 2023 से है। मैंने देश के विभिन्न हिस्सों से संचालित कुछ सिविल सोसाइटियों, समाचार चैनलों और अखबारों में अनुमोदित विधेयक के बारे में कई भ्रामक खबरें देखी, जिसमें सदन के एक माननीय सदस्य ने बिना तथ्यों को परखे ऐसे गैर जिम्मेदार तरीके से मेरे विरुद्ध दलीलें पेश की हैं। इन भ्रामक खबरों के द्वारा जनता के बीच
और मेरे बारे में गलत नैरेटिव गढ़ा जा रहा है और मेरी छवि खराब हो रही है। महोदय, समिति के अन्य माननीय सदस्यों के विषय में भी अनाप शनाप वक्तव्य देते हुए उनकी ईमानदारी पर संदेह व्यक्त किया गया है। महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे कृत्य संसदीय विशेष अधिकार उल्लंघन में अंतर्गत आते हैं। इसलिए मैं अनुरोध करती हूँ कि मुझे अब इस मामले पर एक प्रश्न उठाने की अनुमति दी जाए। ठीक है, जब यह मेरे पास आएगा तो इसकी जांच की जाएगी। मैं इस पर विचार करूंगा और आपको अपना निर्णय बता दूंगा। धन्यवाद महोदय। अब विदेशी प्रतिनिधियों के स्वागत का समय आ गया है। Honorable members, I have to make an announcement on the behalf of honorable members of the House. I have great pleasure in extending our warm welcome to His Excellency, Mr. Johnson Smith, Speaker of the British Parliament. And honorable member of the delegation who are on a visit to India are our honored guests. The other honorable member of the delegations are Mrs. Eureka Manson, Member of Parliament, Mr. Stewart, Member of Parliament, who reached Delhi recently. They are now seated in special box. We wish them a happy and fruitful stay in our country. We also convey our warm feeling and very best wishes through them to their head of state, Prime Minister, Parliament, and very friendly people of Britain. Now, let us take up colleague attention. Mr. Vijan Pillai, Mrs. Sangeeta Thakral, Mr. Shashank, and Antonio De Costa will call the attention of the Ministry of Information and Broadcasting. Mr. Vijan Pillai. मैं आपके माध्यम से एक ऐसे विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिसका संबंध न केवल हमारी निजी जिंदगी से बल्कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से भी है। महोदय, आज कंप्यूटर और इंटरनेट ने हमारी जिंदगी को आसान बनाने के साथ तरह तरह के खतरे पैदा किए हैं। अध्यक्ष जी, साइबर अटैक एक ऐसा ही खतरा है जिसमें कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से कभी किसी के बैंक खाते से पैसे उड़ा लिए जाते हैं तो कभी किसी का सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिया जाता है। महोदय, पिछले साल ऐसी कई घटनाएं प्रकाश में आई हैं जिसमें न केवल आम आदमी बल्कि कई सेलिब्रिटी लोगों तक के अकाउंट खाली कर दिए गए, कई नामचीन हस्तियों के सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिए गए। हाल की कुछ घटनाओं ने तेजी से बढ़ते विभिन्न डिजिटल नेटवर्क की कमजोरियों को उजागर किया है। आज अंदर एवं बाहर दोनों ओर से हमारे देश पर साइबर खतरा मंडरा रहा है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सूचना प्रसारण मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार की साइबर नीति के संबंध में अपने नजरिए स्पष्ट करें। धन्यवाद। Minister of Information and Broadcasting, please. महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को ये बताना चाहता हूँ कि साइबर सुरक्षा को लेकर हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। महोदय, हम साइबर सुरक्षा की रणनीति 2020 के माध्यम से साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता और सुधार सुनिश्चित करते हैं। इसी रणनीति के तहत हमने साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना की है, जो सभी तरीके के साइबर अपराधों को समन्वित तरीके से निपटने में सक्षम है। महोदय, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में डेटा एवं सूचना उपयोग को नियंत्रित करता है। साइबर सुरक्षित भारत पहल, जिसे 2018 में साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता का प्रसार करते हेतु शुरू किया गया था। साइबर स्वच्छता केंद्र, जिसे 2017 में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए वायरस एवं मालवेयर को हटाते हुए कंप्यूटर एवं अन्य उपकरणों को क्लीन रखने के उद्देश्य शुरू किया गया था। साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, ये एक नागरिक केंद्रित पहल है जो नागरिकों को साइबर अपराध की ऑनलाइन रिपोर्टिंग में सक्षम बनाएगी।
कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का संगठन है जो साइबर घटनाओं पर सूचना संग्रहण, विश्लेषण एवं प्रसार का कार्य करता है तथा साइबर घटनाओं पर चेतावनी भी जारी करता है। महोदय, भारत ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया और यूरोपियन संघ के साथ विभिन्न साइबर संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं। महोदय, हम जल्द ही एक साइबर सुरक्षित भारत बनाने में सक्षम होंगे। संगीता ठकराल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में साइबर क्राइम का सबसे डरावना रूप साइबर ठगी है, जिसकी खबर हम रोज अखबार में पढ़ रहे हैं। बड़े ताज्जुब की बात है सर कि इसका शिकार गरीब लोग होते हों, बल्कि पढ़े लिखे लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं। सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, नेता, अभिनेता भी इसका शिकार हो सकते हैं। महोदय, मुझे लगता है कि पढ़ना लिखना और बात है, साइबर क्राइम की जानकारी रखना और बात है। मैं अपनी सरकार से ये अपील करना चाहती हूँ कि क्यों ना हम साइबर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम बनाएं और उसे हर स्तर पर लागू करें। धन्यवाद अध्यक्ष। महोदय, साइबर क्राइम न केवल एक देश की समस्या है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। इससे निपटने के लिए साइबर नेटवर्क से जुड़े सभी देशों का एक मंच पर आना आवश्यक है। महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि भारत साइबर सुरक्षा से संबंधित किन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का हिस्सा है और भविष्य में साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किन देशों या संगठनों से जुड़ना आवश्यक समझता है। धन्यवाद। सदस्य एंटोनियो डिकोस्टा जी। स्पीकर सर, अभी कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी जिसका नाम था जामताड़ा। सर, यह फिल्म झारखंड के एक गांव जामताड़ा के लोगों के द्वारा की जाने वाली साइबर ठगी पर आधारित थी। महोदय, यह फिल्म न केवल साइबर ठगी के खुले खेल को दिखाती है, बल्कि यह फिल्म साइबर सुरक्षा को लेकर सरकार के धूर्त रवैये और स्पष्ट नीतियों के अभाव में लाचार शासन प्रशासन को भी दिखाती है। महोदय, यह फिल्म केवल फिल्म नहीं है, यह साइबर ठगी और उससे उत्पन्न विकट परिस्थितियों का जीता जाता आख्यान है। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा वर्तमान और भविष्य साइबर नेटवर्क के साथ है। अब समय आ गया है कि आम लोग बिना किसी डर के साइबर नेटवर्क को अपना सकें। धन्यवाद। महोदय, मैंने अपने सदस्य साथियों की बातों को ध्यानपूर्वक सुना है। ये देश के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारा सदस्यगण साइबर सुरक्षा से अहम मसले पर इतनी पैनी निगाह रखता है। महोदय, आज ग्लोबलाइजेशन के युग में कंप्यूटर और इंटरनेट के साथ कदम ताल किए बगैर राष्ट्रीय उन्नति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। महोदय, मैंने अपने पहले के वक्तव्य में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को सदन के समक्ष रख चुका हूँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्रीय महासभा UNGA संकल्प एवं USA द्वारा संकल्प के माध्यम से ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप एवं USA द्वारा के संकल्प के माध्यम से सरकारी विशेष समूह कार्य कर रही है, जिनके सुझावों का हम लाभ उठाते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। Now, Constitution Amendment Bill 2023 हाउस में विचारार्थ प्रस्तुत है, जो पिछले सत्र में प्रस्तुत किया जा चुका है। विधि मंत्री कृपया अवगत कराएं। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और पूरे सदन का आभार व्यक्त करता हूँ। जल न केवल एक कुदरत का अहम हिस्सा है, बल्कि ये हमारी बुनियादी आवश्यकता भी है। महोदय, हमारे संविधान के पुरोधा पानी के महत्व को अच्छे से समझते थे। यही कारण है कि उन्होंने इसके संरक्षण और प्रबंधन को संविधान में स्पष्टता से उल्लेख करके इसे राज्य सूची का विषय बनाया, ताकि जल की स्थानीय आवश्यकता और उपलब्धता के अनुरूप राज्य अपने अपने कानून बना सके।
महोदय, राज्य आज़ादी से लेकर अब तक राज्यों ने अपनी जिम्मेदारी हर संभव निभाने की कोशिश की। भारत में न केवल अलग अलग ढंग और प्रकृति की भूमि संरचना है, बल्कि मानसून भी अलग तरह का है। जहाँ कहीं वर्षा सामान्य से अत्यधिक कम है, तो कहीं सामान्य से अत्यधिक होती है। कहीं मैदानी इलाकों की नदियाँ जल से भरी रहती हैं, तो कहीं प्रायद्वीपीय नदियाँ सूखी रह जाती हैं। कहीं बाढ़ की समस्या रहती है, तो कहीं सूखे के कारण भुखमरी छा जाती है। महोदय, अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की आवश्यकता ज्यादा होती है तथा कम घनत्व वाले इलाकों में जल की आवश्यकता कम होती है। सिंचाई पर भी यही बात लागू होती है। जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा के साथ बाढ़ की समस्या रहती है, उन क्षेत्रों के पानी को सूखे इलाकों की नदियों में ले जाकर संतुलन लाया जा सकता है। महोदय, अक्सर जल के उचित बंटवारे को लेकर विवाद देखने को मिलता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित राज्यों के जल विवाद के मामले इसका प्रमाण है। महोदय, देश का विकास उद्योग पर निर्भर है। कई प्रकार के उद्योग धंधों में जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है। महोदय, कई बार राज्यों के बीच आपसी तालमेल न होने से उद्योगों पर जल का कुप्रबंधन दिखाई देता है। महोदय, मैं एक अन्य वैश्विक समस्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जिसका संबंध भारत की जल व्यवस्था से भी है। आज वैश्विक परिदृश्य में जलवायु परिवर्तन की समस्या देखी जाती है। मॉनसून में कभी समय से पहले गर्मी, कभी वर्षा और कभी शीत की प्रवृत्ति देखी जाती है। भारत में पिछले कई वर्षों में कम बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिससे वाटर लेवल घटा है। आज बढ़ती जनसंख्या एवं आर्थिक आवश्यकताओं ने पानी की जरूरत को बढ़ा दिया है। यदि जल का ठीक से प्रबंधन ना किया गया तो हम अगली पीढ़ी के गुनहगार होंगे। आज आवश्यकता है कि पानी को लेकर देशव्यापी नीति बनाई जाए, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार हो। इसी विचार और नजरिए को लेकर मैं सरकार की ओर से संविधान संशोधन विधेयक 2023 का मसौदा लेकर प्रस्तुत हुआ। धन्यवाद। मोशन मूव्ड। जनाब, मैं इस बिल का इस्तकबाल करती हूँ, क्योंकि ये बिल वक्त की जरूरत है। जमहूरियत में ये बड़ी शर्म की बात है कि हम आज़ादी के 76 साल बाद भी आवाम को साफ पानी नहीं पिला सके। एक तरफ मुल्क के हिस्से पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बड़ी बड़ी कंपनियां पानी का व्यापार कर रही हैं। जनाब, भारत की इन हालतों के लिए कोई आम राय न होना जिम्मेदार है। जनाब, राज्य की अपनी ज़रूरतें और अपनी मजबूरियां होती हैं, जिन कारण पूरे मुल्क के नजरिए को ध्यान में रखकर नीतियां तय नहीं कर पाते। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2023 पानी से जुड़े कानून बनाने की ताकत राज्य के साथ साथ केंद्रों को भी देता है। अब पानी की समस्या इलाकाई समस्याओं के साथ तालमेल बिठाया जा सकेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि पानी देशव्यापी मुद्दा है, किंतु आवश्यकता के संदर्भ में यह एक इलाकाई मुद्दा है। महोदय, दिल्ली में बैठे हुए मंत्रीगण दूर दराज की समस्याओं को कितना समझते हैं? क्या वे जानते हैं पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान आदि राज्य दूर दराज के लोगों की असल में समस्या क्या है? क्या उन्हें मालूम है कि वहाँ किस फसल के लिए कितनी पानी की आवश्यकता होती है? महोदय, स्थान विशेष जल स्रोतों पर पहला अधिकार वहाँ के निवासियों का होता है। यदि आवश्यकता पूरी होने के बाद कुछ बचता है तो उसे दूसरे क्षेत्रों में भेजा जा सकता है। महोदय, मैं इस विधेयक के सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि इससे पानी के विषय पर केंद्र को असीमित नियंत्रण हासिल होता है। धन्यवाद। माननीय सदस्य नेता प्रतिपक्ष। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस अहम विधेयक पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। इस विधेयक के समर्थन में माननीय विधि मंत्री और अन्य सदस्य द्वारा पेश की गई दलीलों को ध्यान से सुना है। महोदय, जब माननीय मंत्री जी और सदस्य अपनी बात रख रहे थे
तो मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही थी। बात कहता हूं तो सारे भेद भूल जाते हैं, बात कहता हूं तो सारे भेद भूल जाते हैं, चुप रहता हूं तो ईमान चला जाता है। क्या कहूं, किससे कहूं, कहने में रुसवाई है, जिसने मुझे बदनाम किया वही अपना भाई है। महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस बिल को लेकर नीति के सुंदर लिफाफे में लपेटकर जो शब्द पेश किए हैं वे केवल सुनने में ही अच्छे लगते हैं, किंतु पर्दे के पीछे की हकीकत कुछ और है। वर्तमान सरकार लोगों तक ना तो पीने योग्य पानी पहुंचा सकी है और ना ही सिंचाई के लिए पर्याप्त साधनों की व्यवस्था कर सकी है। एक बाल्टी पानी के लिए हैंडपंप पर लंबी कतारें लगती दिखाई देती हैं और हमने ये भी देखा है कि जिन नहरों में कुछ वर्षों तक अबाध गति से जलधार बहती थी, आज उनके सूख जाने के कारण किसानों को पानी भी नहीं मिल रहा है। इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार के पास ना तो कोई रोड मैप है और ना ही कोई इच्छा शक्ति। महोदय, सरकार अपनी सफलताओं को संविधान संशोधन विधेयक 2023 से ढकना चाहती है। महोदय, संविधान के पुरोधाओं ने पानी को राज्य सूची का विषय इसलिए बनाया क्योंकि वे जानते थे कि पानी का संरक्षण और प्रबंधन स्थानीय मामला है। केंद्र की दखलंदाजी से राज्यों में जल संतुलन प्रभावित होगा। महोदय, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस बिल को जल्दबाजी में पास करने की चेष्टा ना करें, क्योंकि इस पर गहन विचार विमर्श की आवश्यकता है। अतः मैं आपसे अपील करता हूँ कि इस बिल को पुनः विचार हेतु स्टैंडिंग कमेटी में भेज दें। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद और आभार कि आपने मुझे सदन में पेश किए गए संविधान संशोधन विधेयक 2023 पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। महोदय, संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक बार कहा था कि अब अगला विश्व युद्ध पानी के लिए लड़ा जाएगा। ऐसा कहते हुए यूएई नौ के नजरिए में पानी की अहमियत साफ दिखाई देती है। हाँ, हम बड़े खुशनसीब हैं कि भारत में रह रहे हैं, जहाँ एक बड़ा भाग मैदानों का है जिसमें वर्ष भर नदियां बहती हैं। हमारे यहाँ औरों की अपेक्षा भूमिगत जल अधिक है, किंतु हमारी बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से जल का उचित संरक्षण एवं प्रबंधन जरूरी है। महोदय, आज अगर देश के अंदर केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर काम नहीं किया तो ना तो पानी का क्षेत्रीय संतुलन ठीक रहेगा और ना ही उसका उचित उपयोग हो पाएगा। महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि विपक्ष द्वारा इस बिल का विरोध जिन आशंकाओं एवं पूर्वग्रहों के कारण किया जा रहा है वे पूरी तरह से बेबुनियाद है। पानी को लेकर ना तो हम पूंजीपतियों के दबाव में हैं और ना हम राज्य के अधिकारों को छीनना चाहते हैं। महोदय, इस बिल के पास होने के बाद केंद्र और राज्य दोनों अधिक तालमेल से काम कर पाएंगे। महोदय, मैं विपक्ष से अपील करता हूँ कि डर और संदेह छोड़कर खुले दिल से इस विधेयक का समर्थन करें। ये वक्त की जरूरत है। अध्यक्ष जी, सरकार देश हित, सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। इसी कारण मैं वश में नेता प्रतिपक्ष जी की मांग का समर्थन करता हूँ कि इस विधेयक को स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया जाए। धन्यवाद। महासचिव, इस विधेयक को स्टैंडिंग कमेटी में भेजने हेतु कार्यवाही की जाए। जी श्रीमान जी। Of Vocational and Skill Education Bill 2023. Those in favor may please say aye. Aye. Those against it may please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is moved and the bill is passed. Now, the House is adjourned to meet again on 20th Feb 2024.
है।